दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि पीछे आपका अर्थशास्त्र का आपका पहला चैप्टर चल रहा है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके एग्जाम के हिसाब से। अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनता है इसमें। इसमें क्या है, ये चैप्टर में बताया जाता है, कुछ बता देते हैं। पीछे ही पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे आर्थिक विकास, उसके बाद पढ़ाए थे मौद्रिक विकास, कैसे बार्टर सिस्टम से मुद्रा का चलन आया, मुद्रा से फिर प्लास्टिक मनी आया। प्लास्टिक मनी एटीएम को बोलते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में बताए थे। एटीएम वो सबसे पैसा निकालता है ना, तो वो सब के बारे में, चेक वो सब के बारे में पढ़ाए थे। आशा करते हैं उसको देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे चैप्टर 1 है आपका, भाग 5, इसका 4 पार्ट पीछे अपलोड कर दिया गया है, देखिएगा उसको भी। तो उसी में अब आगे चल के देखते हैं। ये सब जो पढ़ा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं ले आए, ये आपके जरूरी एग्जाम में उसी लिए ले आए हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो जो इंपॉर्टेंट है ना वही वाला यहाँ पर लाला का आपका पहले पढ़ाएंगे। आर्थिक विकास की एक माप होती है। क्या होती है? माप। जैसे आप लोग परीक्षा करते हैं तो माप आ जाता है ना, कि हिंदी का 100 नंबर है, साइंस का 100 नंबर है, तो 100 नंबर में कितना आया, तो जो जितना ज्यादा नंबर लाता है उसको उतना रैंक दिया जाता है ना। जैसे टॉपर का सुने होंगे। टॉपर क्यों कहता है? क्योंकि वह सभी में सबसे ज्यादा नंबर लाया, तभी ना उसको टॉपर बोले। कोई फर्स्ट डिवीजन आया तो क्यों आया? वो 300 नंबर था, उससे वो ज्यादा लाया, तो क्या आया? फर्स्ट डिवीजन आया। तो जितना ज्यादा नंबर लाइएगा तो क्या करता है, मापता है ना कि पढ़ने में कैसा है। 500 नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर इंग्लिश का वो साइड रहता है बेचारा, उसको के लिए। 500 नंबर में क्या रहता है, जो जितना नंबर लाता है, ज्यादा लाता है, तो क्या समझता है सब देख के आदमी, कि मार्कशीट में देखता है ना तो वो नंबर दिखता है, तो उसमें अगर देखता है फर्स्ट डिवीजन है, बढ़िया नंबर है, तो समझता है पढ़ने में अच्छा है। तो वैसे ही देश का है। जिस देश की क्या है, विकास अच्छा है, जिस देश की आमदनी अच्छी है, जिस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़क रेलवे रोड सब चीज, बिजली पानी की व्यवस्था बढ़िया है, साफ सुथरा, तो उसको क्या समझा जाता है? अच्छा देश समझा जाता है। जो भारत से लोग विदेश भागते, क्यों भागते हैं? वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर। कभी पैसा होगा तो घूमने जाइएगा, देखिएगा कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, साफ सफाई कैसी है, वहाँ के लोग का सोच कैसा है, वहाँ की आमदनी कैसी है लोगों की। यहाँ से बहुत ज्यादा आमदनी है। वो लोग शरीर से ज्यादा दिमाग से मेहनत करना जानते हैं, क्योंकि शरीर से आप एक समय के बाद थक जाइएगा, मगर दिमाग से जो कोई चीज मेहनत कीजिएगा ना, तो पढ़ाई वही चीज है, दिमाग से मेहनत करने वाला चीज है। ये बढ़ते जाएगा समय के साथ और आपको आसान लगने लगेगा। जैसे शुरू में गाड़ी चलाते हैं तो कैसा लगता है ना, थोड़ा सा किधर क्या हो जाएगा, मगर चलाते चलाते कैसे आ जाता है। तो वैसे पढ़ाई है, शुरू में थोड़ा सा लगता है, मगर एक रूटीन बना के शुरू कीजिएगा ना, तो धीरे धीरे फिर आदत हो जाएगा, तो फिर आपको नहीं पढ़िएगा तब नहीं मन लगेगा। आशा करते होंगे बात समझ में आ रही होगी। तो वैसे ही जैसे आपका नंबर देख के मापने का तरीका है ना, कि लड़का पढ़ने में कैसा है। कोई थर्ड डिवीजन आया 10वां मान के चलिए, तो उसको क्या समझेगा आदमी, कि पढ़ने में क्या था, ये थोड़ा सा समय इधर उधर किया। और वही कोई फर्स्ट डिवीजन अच्छा नंबर लाया, 400 450 लाया, तो उसको क्या समझेगा आदमी, कि वो अच्छा लाया। तो मापने का तरीका हुआ ना। तो वैसे अर्थव्यवस्था में भी मापा जाता है। जैसे समाज में देखते हो, पता चलता है ना कि कौन कितना कमा रहा है। जो जितना ज्यादा कमाता है उसका घर का स्थिति सब चीज क्या रहता है, अच्छा रहता है। और जिसका आमदनी कम रहता है उसका घर की स्थिति थोड़ा सा देखते हैं कैसा रहता है। तो वैसे ही राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम। जैसे आदमी का इनकम होता है, वैसे क्या होता है, देश का भी इनकम होता है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं। 2 पेन ले लेते हैं, ठीक है 2 पेन। क्या है देखियो, नेशनल इनकम हिंदी में क्या बोलते हैं? नेशनल मतलब राष्ट्र देश, और इनकम मने आय। जैसे हम लोग कमाते हैं ना, सरकार को टैक्स देते हैं, तो वही जो कमा कर हम लोग टैक्स दिए, वही सरकार के क्या हो गई, आय हो गई। राष्ट्रीय आय इसको बोलते हैं। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक सूचक माना जाता है। अभी बताए कोई देश को कैसे विकसित माना जाता है, वहां के देखता है आदमी का आमदनी कितना है,
आमदनी होगा तभी ना आप किसी को कुछ दे जाइएगा। जैसे आपके पास 1000 रुपया है, अब कोई मांगने आया तो आप उसको 10-5 दे सकते हैं। आपके पास जब पैसा रहेगा तभी ना आप दीजिएगा किसी को। अब रहबे नहीं करेगा तो आएगा तो क्या दीजिएगा, किसी को नहीं दे सकते हैं। तो वैसे ही देश के पास जब पैसा रहेगा तब ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, रोड बनाएगा, सड़क बनाएगा, रेल बनाएगा, बिजली का व्यवस्था करेगी सरकार। अब उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो कहाँ से करेगा वो। तो देश को कैसे मापा जाता है? आय से, कि जिस देश की आय जितना ज़्यादा होगी वहाँ का देश उतना विकसित कहलाता है। क्योंकि वहाँ की आमदनी ज़्यादा आदमी का तभी ना टैक्स दे पाएगा। अब आमदनी कैसे आ रहा है? आदमी के पास रोजगार है, रोजगार होगा तब आदमी को आमदनी होगा, ऐसे थोड़े होगा आमदनी। तो आगे देखिए, राष्ट्रीय क्या है? आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक है, मतलब मापने का तरीका है कि देश की स्थिति कैसी है। जैसे आदमी मापते हैं ना कि ये आदमी कितना पैसा कमा रहा है, तो वैसे ही देश को क्या है, राष्ट्रीय आय से उसका मतलब देश में कितना टैक्स कलेक्शन उसे मापते हैं, उसको रैंक करते हैं। ऐसे ही थोड़ी अमेरिका को देखो बोला जाता है आर्थिक दृष्टि से 1 नंबर पर। क्यों? क्योंकि वहाँ का देश जो है अमेरिका, उसके आमदनी आदमी का बहुत है, बहुत ज़्यादा है भारत के तुलना में। उसके बाद वहाँ के आदमी से सरकार टैक्स लेती है बहुत सारे। जैसे भारत का रक्षा बजट देखते हैं कितना है, 80 से मान के चलिए 90 बिलियन डॉलर के बीच में, बिलियन डॉलर, ठीक। डॉलर को ऐसे सूचित करते हैं। तो उसका कितना है जानते हैं? 950 से समझिए 1000 बिलियन के बीच में है। कितना गुना है? भारत से 10 गुना सीधे है। अमेरिका का रक्षा बजट कितना है? 900 से 1000 बिलियन के बीच में। पेपर में देखिएगा तो कोई 950, कोई 948, कोई 960 कुछ लिख देता है, तो उसके बीच में हम रख दिए रेंज में। अमेरिका का रक्षा बजट कितना है? 900 से 1000 के बीच। और भारत का कितना है? 80 से 90 के बीच। सोचिए कितना का अंतर है, 10 से 11 गुना का। इसी से आप पता चल रहा है कि नहीं कि अमेरिका में क्या होगा, राष्ट्रीय आय उसका बहुत ज़्यादा होगा तभी ना ज़्यादा खर्चा कर रहा है। भारत के पास भी जिस दिन हर आदमी टैक्स देने लगेगा, हर आदमी के पास बढ़िया रोजगार होगा, अच्छा कमाएगा, ढेर पैसा कमाएगा, तो सरकार को टैक्स देने में क्या है। आप ही लोग मान के चलिए 10 लाख की महीना कमाइएगा, तो उसमें से 50,000 सरकार को देने में कोई है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ले लो भाई, देश के विकासन करेगा। अब पैसे नहीं है तो सरकार के टैक्स कहाँ से देगा आदमी? समझ रहे हैं ना। तो वही बोल रहा है, किसी को राष्ट्रीय आय क्या है? मापने का प्रमुख सूचक है। किसी देश में एक वर्ष के अवधि में कितना, एक साल में, क्योंकि बजट देखिए हर साल निकलता है ना, बजट में क्या होता है, एक साल में सरकार जितना पैसा टैक्स के रूप में वसूल किया आदमी से, एक साल में हर जगह से, जैसे देखिए पेट्रोल सरकार बेचती है, सरकार ला के रिफाइन करके बेचती है ना, बिजली बेचती है, रेलवे से आदमी टिकट कटता है, और भी कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी जाता है सरकार को। कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें देखिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदेगा तो उसमें सरकार को टैक्स जाती है। एगो शैम्पू भी लेते हैं ना, 1 रुपया का, 2 रुपया का, तो उसमें भी सरकार को कुछ टैक्स जाती है। सरकार को बहुत पैसा जाती है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना लाख लाख करोड़, ठीक। एक साल में जितना सरकार क्या करेगी, टैक्स को वसूलेगी। एक साल में जितना टैक्स आएगा सरकार के पास, उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं, कैसे आएगा पैसा? वस्तु से। वस्तु मतलब जैसे कोई जाते हैं फ्रिज खरीदने, मोबाइल खरीदने, तो उसमें भी देखिएगा ना 18% कुछ परसेंट जीएसटी लेता है, 28% लग्जरी सामान पर, महंगा महंगा सामान पर। और कुछ खाने पीने वाला सामान रहेगा तो उसमें 5%, कोई पर 5, कोई पर 12, 18, 4 गो स्लैब है ना जीएसटी का। 5%, कोई पर 5% सरकार टैक्स लेती है, कोई पर 12% टैक्स लेती है, कोई पर 18% लेती है, कोई पर 28%। और कोई इम्पोर्ट बाहर से सामान करता है तो उस पर कुछ पर 70%, कुछ पर 100% टैक्स रहती है सरकार की। जैसा जो सामान रहता है उसके अनुसार उस पर सरकार टैक्स लगाती है। टैक्स मतलब क्या, उससे पैसा लेती है। मान के चलिए हम 100 रुपये का सामान लिए न, तो उस पर समझिए अगर 18% का टैक्स है तो 18 रुपया सरकार को चला गया। वो सामान कितना था? 82 रुपया का था। वो 82 रुपया में समझिए अब कंपनी वाला का कुछ फायदा होगा, कुछ जो सामान बेचा उसको फायदा होगा, कुछ सामान बनाने में लगा होगा, लागत लगा होगा न। तो उत्पादित वो वस्तु हो गया, किस पर टैक्स लेती है? सामान,
वस्तु पर, इस पर लेती है वस्तु पर। वस्तु बनी, फ्रिज बना तो उस पर टैक्स लिया। मतलब समझिए जितना सामान बनता है सरकार सब पर टैक्स लेती है। फैक्ट्री वाला से भी लेती है, वो सामान बनाया वहां पर भी लेती है सामान, और जब दुकान में बिकने आती है वहां पर भी जीएसटी लेती है। जैसे हम फैक्ट्री में सामान बनाएंगे ना, तो सामान में कितना लाख करोड़ का फैक्ट्री में सामान बनता है, बहुत ढेरों सारा बनता है ना फैक्ट्री में, तो सरकार वहां से भी टैक्स लेती है कि आपने इतना सामान बेचे, टैक्स दीजिए। फिर वो दुकान जो बेचता है उससे भी टैक्स लेता है कि तुम बेच रहा है यहाँ पर टैक्स दो। तो सर ये भारत सरकार टैक्स बहुत ज्यादा लेती है, ठीक ना। उत्पादित सभी वस्तुओं पर क्या है, टैक्स लेती है। थोड़ा कम कर देना चाहिए टैक्स, ऐसे नहीं कहीं नहीं लेना चाहिए, नहीं लेगा तो देश चलेगा कैसे, लेना चाहिए मगर कम लेना चाहिए। जैसे कुछ कुछ जरूरी सामान है उस पर तो और कम कर देना चाहिए टैक्स। जैसे शिक्षा पर टैक्स, उस सब पर के बहुत कम कर देना, ना के बराबर कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आदमी को राहत होगी। शिक्षा पर भी टैक्स लेती है, जैसे कॉपी कलम बनती है ना, ट्यूशन फीस, उस सब पर भी सरकार क्या करती है, जो बड़े बड़े थी उस सब कॉलेज होता है उस सब एडमिशन होता है तो टैक्स लेती है उस सब पर भी, तो सब पर नहीं लेना चाहिए। फिर मेडिकल हो गया, जो इक्विपमेंट आती है डॉक्टर लाते हैं उस सब पर भी क्या आता है, टैक्स लाता है सरकार, तो वो सब पर नहीं लेना चाहिए। बाकी सब पर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत जगह है ना, वहाँ पर सरकार टैक्स ले, कोई दिक्कत नहीं, मगर जरूरी चीज पर नहीं लेना चाहिए, या लेना चाहिए तो बहुत कम लेना चाहिए। तो जितना भी वस्तु एक साल में बनेगा उस पर जो टैक्स सरकार ली, अब समझ गए होंगे, वस्तु से जितना भी वस्तु हो गया, साबुन सरफ शैम्पू फ्रिज मोबाइल, जितना भी चीज हो गया, समझ रहे हैं ना, जो वस्तु उत्पादित उस पर सरकार क्या लेती है, टैक्स लेती है। और कहाँ से लेती है, सर आदमी जो काम करता है ना, कमाता है, तो आदमी को इनकम हुआ, जिसे नौकरी करता है, तो पापा अगर जो नौकरी करते हैं तो पूछिएगा उनसे भी सरकार टैक्स लेती है। अगर 10-12 लाख के नीचे कमाते होंगे तो टैक्स नहीं लेती होगी, इनकम टैक्स बोलते हैं इसको। अगर 12 लाख से ज्यादा होगी ना, अभी साल कर दिया है, 10 से 12 लाख अगर ज्यादा कमाते होंगे उससे साल में, तो सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है। क्या करती है, उस पर से भी टैक्स लेती है, ठीक ना। समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। 10 से 12 लाख बीच में अगर सर कम कमाइएगा, उससे कम, पहले 10 लाख था, अब इस साल से 12 लाख कर दिया गया है। अगर उससे कम कमाते हैं तो टैक्स सरकार नहीं लेती है, और उससे ज्यादा कमाते हैं तो सरकार क्या करती है, आपके 12 लाख से ऊपर कमाइएगा ना तो उस पर क्या है, परसेंटेज के हिसाब से बना हुआ इतना परसेंट इतना परसेंट टैक्स लेती है। तो किससे किससे सरकार एक साल में टैक्स लेती है, जो वस्तु बना भारत में, और जो आदमी क्या किया बेचारा, नौकरी किया, नौकरी से पैसा कमाया, प्राइवेट में नौकरी किया सरकारी में नौकरी किया, जहां भी कमाया उससे भी क्या है, सरकार टैक्स लेती है। एक लिमिट है, उससे नीचे आदमी अगर कमाएगा तो नहीं लेगी सरकार, उससे ज्यादा कमाएगी ना तब सरकार टैक्स लेती है। ऐसे नहीं कोई 1 लाख 2 लाख 4 लाख के सालाना का उससे भी टैक्स लेती है, उससे नहीं लेती है। एक लिमिट है, 10 से 12 लाख से ज्यादा कमाइएगा ना साल में, तब सरकार टैक्स लेती है, इनकम टैक्स। और कोई सामान खरीदेंगे तो वहां तो जीएसटी देना ही पड़ता है। आगे देखिए, मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और ये क्या करेगा, ये दोनों जो है ना, वस्तु पर जो टैक्स लिया सरकार, और सेवा सर्विस से जो आया, नौकरी किया उससे जो टैक्स लिया, वो दोनों मिल जाएगा। तो कितना समझिए, सरकार को दो जगह से फायदा हुआ कि नहीं। एक फायदा कहाँ से हुआ, सरकार कमाई वस्तु से जीएसटी के रूप में, और एक कहाँ से कमाई, आदमी जो कमाया एक साल में बेचारा मेहनत करके नौकरी करके, उससे भी कुछ भाग ले लिया, दोनों को जोड़ देगा, वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। देखिए कितना आसानी समझाया, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, किसी देश के अंदर, किसी देश के अंदर, जैसे भारत है तो भारत मान लीजिए, हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत में साल भर में, एक साल होता है 365 दिन का, तो पूरा साल मान लीजिए, उस साल में सरकार के जो टैक्स आएगी, टैक्स आती है दो तरह से, कैसे कैसे आती है, एक वस्तु पर लेगी टैक्स, और एक सेवा पर लेती है। सेवा मतलब नौकरी हो गया, नौकरी पर जो आदमी आमदनी करता है ना, तो उससे भी आमदनी को, आदमी को क्या होता है, पैसा आता है, तो उस पर भी सरकार क्या लेती है, थोड़ा बहुत पैसा ले लेती है। तो वो टैक्स हो गया दो तरह का, वस्तु पर टैक्स, जीएसटी, ये सब वस्तु जो बिका उससे, और आमदनी के सर्विस से हो गया, वो दोनों को मिलाकर जो सरकार को आमदनी हुआ वही क्या कहलाया, राष्ट्रीय आय कहलाया। ठीक, आगे चलिए, इसको मिटा देते हैं।
इरेजर ने, इसको एक बार और बता देते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि हमारे देश में पैसे कैसे आते हैं सरकार के पास। फिर से एक बार सुन लीजिए, राष्ट्रीय आय, आय मतलब आमदनी। देश को आमदनी कैसे होती है? तो देश को आमदनी क्या होता है, एक साल में सरकार को, एक साल में कहां कहां से, उत्पादित सभी वस्तु, देश के अंदर जितना वस्तु बना बिका उस पर टैक्स लेती है सरकार। और सर्विस, जो नौकरी की आदमी 10 से 12 लाख जिसका आमदनी ज्यादा है उस पर क्या करती है सरकार, थोड़ा टैक्स लेती है उससे, कहती है इतना रुपया कमा रहे थोड़ा सा हमको भी दे दो। ठीक, तो वो दोनों मिलाकर जितना आमदनी होगा क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। ठीक, आगे चलिए, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उत्पादित वस्तु पर भी और सेवा से, दोनों जो पैसा हुआ वो राष्ट्रीय आय कहलाया योग। समान तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है, अधिक होता है, वो क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। अभी पहले बोले थे कि जिस देश का आय ज्यादा होता है, जिस देश का आय ज्यादा होता है क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। जिस देश की आय जितना ज्यादा होगी क्या होगी, कहलाएगी वो देश विकसित कहलाएगी। और जिस देश की आय क्या होगी, कम होगी, वो क्या कहलाएगा, विकासशील देश कहलाएगा। और कम होगा तो गरीब देश कहलाएगा। आदमी में ही देखिए ना, जो आदमी क्या है बहुत सारा कमाता है उसका देखिए जीवन स्तर कितना अच्छा रहता है, गाड़ी है, उसके पास हर सुख सुविधा रहता है। जो कम कमाता तो उससे कम सुख सुविधा रहता है। जिसके पास क्या है, बहुत ना के बराबर है, तो उसका जिंदगी देखते हैं कितना तकलीफ में गुजरता है ना बेचारा के। एक चीज लगे तो दोसर का सोचे पड़ता है, दोसर का तो तेसर का चीज ले सोचे पड़ता है उसको। जो जिस देश का राष्ट्रीय क्या होता है, कम होता है, वो क्या कहलाता है, अविकसित कहलाता है, गरीब कहलाता है। राष्ट्रीय आय समझ गए होंगे। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, एक देश के अंदर एक साल में, कोई देश के अंदर एक साल में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं पर जो टैक्स वसूलेगी सरकार, दोनों का यो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। ठीक, जो देश की आय क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। और जिस देश की आय क्या होगी, सबसे कम होगी, क्या कहलाएगा, गरीब देश कहलाएगा या अविकसित देश कहलाएगा। ऐसा करते हैं, अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय। अब आदमी कमाएगा तभी ना सरकार को टैक्स देगा, ऐसे कहां से देगा वो। आपके पास पैसा रहेगा तभी ना बाजार से कुछ खरीद सकते हैं, जब पैसा नहीं रहेगा तो कहां से खरीदिएगा, नहीं ले सकते हैं। तो वही बात है, पहले राष्ट्रीय आय हो गया, तो राष्ट्रीय आय में भी पढ़ाए, तो राष्ट्रीय को आय कैसे होगा, जब उसका आदमी कमाएगा तभी ना उसको कुछ देगा। वो जो टैक्स ले रहा था सरकार अभी वस्तु पर और इनकम टैक्स सेवा पर, आदमी जो कमा रहा है, तो आदमी कमाएगा तभी ना वो टैक्स देगा और वस्तु भी खरीदेगा, तो उस पर सरकार को जाएगी टैक्स। अब आदमी हम सामान, आदमी के पास पैसे नहीं है तो ना बेचारा कमा पाएगा, ना ही वस्तु, तो ना ही सरकार को इनकम टैक्स जाएगी और ना ही वस्तु पर टैक्स जाएगी। सरकार को टैक्स नहीं मिलेगी ना, तो जब सरकार को टैक्स नहीं मिलेगी तो देश क्या होगा, कम टैक्स मिलेगा, तो गरीब नहीं हो जाएगा वो। प्रति व्यक्ति आय क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ना है। आर्थिक विकास को माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का क्या है, सबसे उचित माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को भी क्या माना जाता है, एक सूचक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को भी क्या माना जाता है, एक मापने का सूचक माना जाता है कि आदमी कितना कमा रहा है, आदमी कितना कमा रहा है। ठीक, जैसे प्रति व्यक्ति आय वह देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, देश में एक औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्योंकि हर आदमी का आमदनी अलग है, हर आदमी का आमदनी क्या है, अलग है। कोई लाख रुपया कमा रहा होगा, कोई 50,000 कमा रहा होगा, कोई 10,000 भी कमा रहा होगा, किसी के पास आमदनी भी नहीं होगा, कोई करोड़ों रुपया कमा रहा होगा, हाँ, कोई अरबों रुपया कमा रहा होगा। जैसे देख रहे हैं बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है तो सब क्या बिजनेस से अरबों रुपया कमाते हैं।
कोई किसी का छोटा बिजनेस होगा तो उसे करोड़ों रुपया कमा रहा होगा, किसी के पास जॉब होगा, नौकरी होगा तो वो लाख रुपया कमा रहा होगा, करोड़ रुपया कमा रहा होगा, किसी के पास और छोटा नौकरी होगा तो क्या होगा, वो 1000 रुपया कमा रहा होगा। हाँ, 1000 रुपया मतलब 1000 2000 नहीं, 15,000 20,000 50,000, 1 लाख से कम को 1000 बोलते हैं ना, तो उतना कमा रहा होगा तो वही क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया होगा। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, हर के लिए अलग अलग होता है, हर आदमी का अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं है। आप ही आसपास पड़ोस में देख सकते हैं, कोई ज्यादा कमा रहा होगा तो कोई कम कमा रहा होगा, होता है नहीं सर। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय, कि आदमी कितना कमा रहा है, आदमी कितना कमा रहा है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ये तो एवरेज ऐसे करके निकाला जाता है ना, क्या निकाला जाता है, एवरेज। औसत पढ़े होंगे मैथ में, 8th 7th में एवरेज पढ़े हैं ना, तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, एवरेज लेकर, क्या कि सबका आय तो अलग अलग है, कोई 1000 रुपया कमा रहा है, कोई लाख रुपया, कोई करोड़ रुपया, कोई अरब रुपया, मगर एवरेज करते क्या है, बीच का भाग निकल जाता है। एवरेज में पढ़े होंगे ना, एवरेज करते क्या करते हैं, बीच का औसत निकल जाता है ना, कि नहीं निकलता है, तो वही एवरेज करके बीच का औसत निकाल लेते हैं। तो उससे भी पता चल जाता है कि अगर एवरेज ठीक ठाक आया तो मतलब क्या, देश में आमदनी अच्छा है, देश के लोगों के पास क्या है, रोजगार है, और वही कम आएगा तो क्या कहलाएगा, वो देश गरीब है, देश में क्या है, बेरोजगारी है, इंडस्ट्री की कमी है। ठीक, तो देखिए प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला है, देश में राष्ट्रीय आय जितना पैसा देश कमाया एक साल के अंदर, अभी तुरंत बताए थे राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, एक साल के अंदर कोई देश में उत्पादित वस्तु और सेवा पर जो सरकार क्या की, टैक्स ली, उस दोनों को जोड़कर उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। उसमें क्या करेंगे, देश में जितना जनसंख्या है ना आदमी, उससे उसको भाग कर देंगे। जैसे भारत के मान लेते हैं 1000 रुपया है, राष्ट्रीय आय मानते हैं 1000 रुपया है, और जनसंख्या मान लेते हैं 100 है, तो दो शून्य खत्म, तो क्या हो जाएगा, ये कुल राष्ट्रीय आय कितना प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, 10 रुपया। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, कितना हो जाएगा, 10 रुपया, वैसे ही करके निकाला जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय क्या है, लाखों करोड़ों में है, इतना है सुनना अटेगा नहीं इस पर, इतना है कि वह सुनना अटेगा नहीं यहाँ पर, तो इसलिए उदाहरण छोटा दिए कि आपको समझ में आवे। पता चल गया होगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय में जितना भी देश एक साल में पैसा टैक्स में आया, वस्तु से और सेवा से जो भी पैसा आया, उसमें देश के कुल जनसंख्या से उसको भाग दे देंगे, तो जो आएगा ना भागफल में, वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं, आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के दिया गया है, गोवा का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 5 लाख के लगभग है ना, 4.9 मतलब 4,90,000, वो क्या था, सबसे ज्यादा था। अभी का ये डाटा नहीं है, पुराना डाटा है। कितना है गोवा का, 4 लाख, जबकि बिहार का देखिए कितना है, 31,454 रुपया। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 31,000, और गोवा का कितना है, 4,90,000, लगभग 5 लाख रुपया के आसपास। तो देखिए कितना अंतर है दोनों में। तो ये गोवा देखिए संपन्न होगा कि नहीं, विकसित होगा कि नहीं, होगा नहीं, क्योंकि वहां का आदमी देखिए कितना गुना ज्यादा कमा रहा है, कहाँ 31,000 और कहाँ 5 लाख, कितना गुना हो जाएगा। तो गोवा वाला आदमी विकसित होगा कि नहीं, अच्छा से जिएगा कि नहीं, वो एवरेज बता रहा है उतना है, और बिहार का भी एवरेज बता रहा है। तो बिहार में देख रहे होंगे कितना आदमी का आमदनी अच्छा है और कितना का उतना आमदनी नहीं है, तो सभी का क्या किया, जोड़ दिया, जितना बिहार राज्य को टैक्स आया और बिहार का जितना जनसंख्या उससे भाग दे दिया, तो कितना आया, ये इतना आया। ये अभी का डाटा नहीं, 10 11 12 का ये डाटा है लगभग, क्योंकि देख रहे हैं ये वाला डाटा है 22-23 का लगता है लगभग, ये वाला 50,000 बढ़ा है, 25 में कुछ और बढ़ा है। तो राष्ट्रीय आय समझ गए होंगे, प्रति व्यक्ति आय भी समझ गए होंगे, इसको एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको रटना नहीं पड़े, आपको समझ में अच्छे से आ जाए। क्या कि एक बार बता के चल जाएंगे तो आपको भी लगेगा सुन के कि एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रहा है, चले गए। तो इसलिए 2 बार 3 बार बताता है कि आप अच्छे से समझें, और अस्थिर से भी बोलते हैं ताकि आपको और सुनने में आसानी से समझ में आवे। प्रति व्यक्ति आय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति भारत में कितना कमा रहा है एक साल में। वैसे ही राज्य में भी होगा कि जैसे बिहार राज्य है तो प्रति व्यक्ति आय कितना बिहार में कमा रहा है, और भी राज्य होंगे तो उसके लिए भी यही नियम लागू होगा। ऐसे नहीं खाली भारत बिहार के लिए होगा। और ये भी क्या है? एक मापने की तरीका है। प्रति व्यक्ति आय भी क्या है? देश में मापने का तरीका है। यह भी बताता है कि देश राज्य कितना विकसित है। जिस राज्य की आमदनी जितना होगी क्या होगी? उतना विकसित होगा। जैसे सुनते होंगे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा विकसित टाइप के है। क्यों है वो? क्योंकि वहाँ का पर कैपिटा भी देखिए कितना ज्यादा है। 5-5 लाख रुपया कमा रहा है एक आदमी कम से कम। और यही बिहार का देखिए कितना कमा रहा है? 31-31.5 हजार के लगभग आ रहा है, 454। तो वो ज्यादा बढ़िया से जिएगा, ये ज्यादा बढ़िया से जिएगा। आप खुद फर्क बता सकते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा बढ़िया जिएगा ना, जिसके पास कम होगा वो किंचित जैसा जिएगा। थोड़ा थोड़ा सा बेचारा को सोच के चलना पड़ेगा। ये भी क्या है? प्रति व्यक्ति आय एक मापने का तरीका है, सूचक है। प्रति व्यक्ति आय देश में इसको आसान भाषा में सुन लीजिए। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? देश में जितना भी कर वसूला एक साल में, सरकार क्या की? एक साल में जितना कर वसूली, और देश का जितना जनसंख्या है ना उससे भाग दे देंगे उसको जितना कर में, तो जो प्राप्त होगा ना भागफल काट कट के, वह क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। ये देखिए प्रति व्यक्ति आय का एक फॉर्मूला है। राष्ट्रीय आय पीछे पढ़ाए हैं किसे कहते हैं, और कुल जनसंख्या से क्या करेंगे? इसको भाग देंगे, तो जो प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। ठीक है। ये देख रहे होंगे बिहार का नक्शा है। ये 22-23 का लगभग डाटा है, 21-22 का है। ये 21-22 में है, ये 11-12 का है, पुराना डाटा है। वो सोचिए गोवा अभी पहले उतना कमा रहा था तो अभी कितना कमा रहा होगा? 5 लाख से तब बढ़ ही गया होगा, 6 लाख 7 लाख पता नहीं कितना पहुंच गया होगा। बिहार देखिए जब 31 हजार से कहाँ पहुंचा है? 50 हजार, 50,500 पहुंचा है ना। 50,000 5500 औसत है ये हर राज्य का। इसमें देखिए राज्य में भी अलग अलग है। जहाँ ज्यादा डीप देख रहे हैं वहाँ 1.5 लाख है, 1,40,000 है। मतलब पटना में प्रति व्यक्ति आय कितना है? 1,31,000 है। पटना के व्यक्ति का प्रति आय है, पटना जिला का 1,31,000 है। फिर आगे यहाँ देखिए, इरेजर कहाँ गया? कभी आती है कभी इरेजर नहीं आती है, कोई बात नहीं। बेगूसराय का देखिए फिर 51,000 है। समस्तीपुर का देखिए 25,000 है। 21-22 के अनुसार अभी तो और भी अभी बढ़ गया होगा। सबसे कम देखिए यहाँ पर ही है, सबसे कम 23,000 नवादा, 25,000 जमुई, 23,000 किशनगंज। हाँ सबसे कम देखिए यहाँ पर ये अररिया का है बेचारा, सबसे पिछड़ा जिला, 20,000 है। कितना एवरेज है पर कैपिटा इनकम अररिया का? 20,000 है। सोचिए वहाँ की स्थिति कैसी होगी? आमदनी कम होगा तभी ना प्रति व्यक्ति आय कम है। अब पटना का कितना है जिला का? 1,31,000 है, 2021-22 के अनुसार है। अभी और बढ़ गया होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। ये देखिए इंडिया का मैप है 2022-23 के अनुसार। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था? अभी तुरंत जी टिप रहे थे, अभी 55,000 था, 50,000, 50,500, 5,000, 50,555 21-22 में। फिर 22-23 में देखिए कितना हो गया? 57,000 के करीब। कितना हो गया? एक साल में थोड़ा सा बढ़ा, 50,000 से 57,000 हुआ। और ओवरऑल जब निकाला एवरेज तो कितना निकला? 1,75,000। सभी राज्य का जोड़ दिया न, तब कितना आया ओवरऑल? 1,75,000 आया। क्योंकि देख रहे हैं बिहार का है 57,000, राजस्थान का है 1.5 लाख, 1,56,000, गुजरात का है 2,85,000 पर कैपिटा,
महाराष्ट्र का है 2,42,000। गोवा का था ना अभी देखिए ना 5 लाख के करीब था, देखिए 4,90,000 था। अब गोवा का कितना हो गया है, 5,02,000 है 2022-23 में, तो समझे आओ बढ़ ही गया होगा। बिहार से तो देखिए सब ज्यादा ही है, बिहार से देखिए कितना है, तमिलनाडु भी 2,73,000, केरला भी 2,69,000, पुडुचेरी भी देखिए छोटा सा थी है, वो भी है। अंडमान निकोबार में भी देखिए 2,32,000 है, सबसे कम बिहार ही है। ये सब देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में छोटा छोटा राज्य है, वहाँ का भी देखे तो कोई कोई है कितना 1,63,000, 90,000। मिजोरम का देखिए लगभग 2 लाख है, त्रिपुरा का 1,68,000 है, सब तो ज्यादा ही कमा रहा है। ये सिक्किम का भी देखिए कितना है, 5,49,000 के आसपास है, देख रहे हैं ना। सब राज्य के तो अच्छे खासा है, सबसे कम बिहार ही है, पर कैपिटा इनकम में सबसे कम बिहार है। पीछे भी देखिए बोला था, पर प्रति व्यक्ति आय मतलब एक आदमी कितना औसत कमा रहा है, निकाला ना टोटल बिहार में जितना क्या हुआ टैक्स वसूला, अब बिहार की जितना जनसंख्या उसे भाग दे दिया तो जो निकला वही प्रति व्यक्ति आए, तो बिहार का से सबसे कम है, बिहार का सभी राज्य में कम है। अब आगे देखिए, इसको डॉलर में अगर नापेंगे तो भारत का कितना प्रति व्यक्ति आय है, $2,937, $2,937 है एवरेज। ये किसके अनुसार, एक्सचेंज रेट के अनुसार बता रहा है, अभी 2025 का ये डाटा निकाल के रखे हैं कि भारत का कितना है पर कैपिटा इनकम, $2,937। इसको 87 रुपया से गुना कर दीजिएगा, 2,937 रुपया है न, इसको क्या कीजिएगा 87 रुपया लगभग अभी चल रहा है, 87 पॉइंट कुछ समझिए, उससे इसको गुना कर दीजिएगा 2,987 का, तो जितना रुपया निकलेगा ने, क्योंकि $1 बराबर 87.88 के बीच अभी झूल रहा है, उतना है, तो ये डॉलर में है। फिर आगे देखिए, एक होता है जीडीपी पर कैपिटा, परचेजिंग पावर इसको बोलते हैं। परचेजिंग पावर मतलब आदमी को खरीदने की क्षमता कितनी है, कमा तो रहा है एवरेज $2,900, $2,937, मतलब इतना कमा रहा है तो खरीद कितना का सामान हो सकता है, कितना का परचेजिंग पावर है भारत का, $11,940 का है। परचेजिंग पावर मतलब आदमी की क्षमता कितना है कि वो कितना सामान ले सकता है, खरीद सकता है। जैसे किसी के पास पैसा नहीं है तो वो गाड़ी क्या करता है, लोन पर ले लेता है ना, तो परचेजिंग पावर है तभी ना वो ले रहा है कि वो लोन चुका देगा गाड़ी वाला, वो लोन जो कर्जा लिया तो परचेजिंग पावर है ना वो, तो वो कितना है $11,940 का है। इसको भी 50 से कीजिएगा, 87 अभी का नेट पर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पैसा क्या ऊपर नीचे होते रहता है उसके अनुसार। फिर देखिए रुपया में दिखा रहा है 1,14,000, कब के अनुसार है, 2011-12 के अनुसार है। 2011-12 में कितना आमदनी था भारत का, 1,14,000, क्योंकि आपके बुक में देखिएगा जो भी डाटा दिया हुआ है 11-12 के अनुसार दिया हुआ है, पुराना डाटा है, अभी लगता है किताब को अपडेट नहीं किया है, अपडेट कर देना चाहिए था, 2020 के अनुसार सारा डाटा दे देना चाहिए था, अभी बदला डाटा देता ना तो आपका किताब और मोटा हो जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, दे देना चाहिए था, अभी तक अपडेट नहीं किया है किताब को। तो 2011 में देख रहे हैं कितना था, 1,14,710 था, अब 22-23 में कितना हो गया, यही बढ़ के 1,75,000 हो गया प्रति व्यक्ति आय। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, विश्व बैंक इसका नाम सुने होंगे, वर्ल्ड बैंक इसको बोलते हैं, विश्व बैंक को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। देख रहे होंगे चित्र में यहाँ पर, ये कहाँ है, अमेरिका में है, कहाँ है ये, अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। ये बैंक क्या करती है, तो दुनिया में जो भी देश हैं जिनको पैसे की जरूरत है उसको क्या करती है, लोन देती है, कर्ज देती है, क्या करती है, लोन देती है उस देश को। जैसे भारत विश्व बैंक का क्या है, भागीदारी है, कुछ हिस्सा भारत भी इसको योगदान दिया बैंक को बनाने में।
तो इस बैंक में जो भी देश होते हैं ना, क्या करते हैं, इसको बनाने में हिस्सेदारी करते हैं। जिनको जैसा जरूरत होता है उसके अनुसार क्या करते हैं, यहाँ से लोन लेते हैं। किसी को रोड बनाना हुआ है, किसी को रेलवे लाइन बिछाना हुआ, किसी को कुछ बनाना हुआ, जो भी बनाने के है देश में विकास करने के लिए, तो इससे क्या करती है जाकर आदमी, देश, आदमी नहीं ले सकता कोई, जैसे हम आप जिसे आदमी इसमें से लोन नहीं ले सकता है, ये देश को कर्जा देती है। जैसे हम लोग का बैंक आदमी को कर्जा देती है ना, लोन, वैसे ही देश किससे जाता है, ये हो गया वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सुने होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो सबसे कर्ज, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो सबसे लेती है कर्जे। वो बड़ा बड़ा बैंक होती है, वो आदमी को कर्ज नहीं देती है, किसको देती है, वो देश को कर्जा देती है। वो किस लिए देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड रेल बिजली का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट ये सब बनाने के लिए वो सब लोन देती है। तो आइए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। विश्व की क्या है, एक रिपोर्ट निकालती है हर साल, यही निकालती है कि कौन देश का पर कैपिटा इनकम कहाँ है, कैसा है देश, विकसित है, गरीब है, विकासशील है, यही बताती है। के अनुसार 2006 में ये रिपोर्ट निकला था। कब निकला था ये रिपोर्ट, जैसे अभी 2025 के प्रति व्यक्ति आय निकलेगा, तो अभी थोड़े निकल जाएगा, गणना करेगा तो निकालेगा, तो रिपोर्ट कुछ दिन बाद ही निकलेगा ना। तो वैसे ही 2006 में ये रिपोर्ट निकाला था। गणना कब का था, 2004 में। 2004 के डाटा कोई जब गणना किया, टाइम लगता है ना कोई चीज करने में, तो 2006 में जब रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने निकाला था, तो कितना था, प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया था। एक बेस तैयार किया, जैसे कैसे मैट्रिक में तैयार करते हैं ना बेस, कि 300 है तो फर्स्ट है, 300 से नीचे आया तो सेकेंड, बेस एक तैयार होता है ना, वैसे ही क्या किया, एक भारत के लिए तब पैमाना बनाया कि अगर इतना रुपया कमा रहा है तो वो विकसित देश में आएगा, अच्छा है, ठीक है, और इससे कम कमाएगा तो विकासशील में, और उससे भी कम कमाएगा तो गरीब देश में। इसे देख रहे होंगे अफ्रीका के कुछ देश, वहाँ कितना गरीबी रहता है आदमी के पास, वह विकसित देश है। अगर इससे 4,53,000 से 2006 में क्या है रिपोर्ट बनाया था कि वर्ल्ड बैंक, कि अगर जो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 होगी ना, उससे ज्यादा, तो वो विकसित देश होगा। आज से बोलिए कितना, 2004 के बात कर रहा था, 21 साल पहले बात कर रहा है, 4.5 लाख रुपया। उस समय तो भारत में सोचिए क्या आमदनी रहता होगा 2004 में आमदनी को, जब अभी कितना आदमी देखेंगे 10,000 15,000 20,000 पर बेचारा काम कर रहा है अधिकतर आदमी। जो लेबर मजदूर कितना देता है उसको, 15,000 20,000, उससे ज्यादा थोड़े देता होगा। तो 20,000 के महीना तो सोच लीजिए, एक साल में बेचारा कितना कमा पाएगा, 12 दूनी 24, 2.5 लाख रुपया, एक्सेस 3 लाख रुपया। तो सरकार को टैक्स कहाँ से देगा बेचारा, वो अच्छा जीवन थोड़े हुआ, तभी नहीं विकासशील देश में आ गया। विकसित देश कहलाएगा जो उतना रुपया कमाएगा, उस इतना या इतना से ज्यादा, जैसे 300 तक आता है कैसे फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं, 300 से ऊपर तो और बढ़िया हो गया। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय कितना था, 37,000 रुपये था, इससे कम है, उन्हें विकासशील देश। जिस देश की आमदनी कितनी है, 4,53,000, वो क्या कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। जिस देश की आमदनी कितनी है, 4,53,000, वो देश विकसित कहलाएगी। और जिस देश की आमदनी कितना है, 37,000, वो क्या कहलाएगा, विकासशील। मगर भारत का कितना था, 28,000। 2004 में जब राष्ट्रीय आय निकाला गया तो कितना था प्रति व्यक्ति आय, 28,000। तो सोचिए कितना कम है, गरीब देश में भी आएगा कि नहीं भारत, आएगा न, कितना कम है। कहाँ कह रहा है वर्ल्ड बैंक, आमदनी को कितना कमाना चाहिए, कम से कम 4,53,000, उतना कमाता है तो अच्छा जीवन जी पाएगा। सही में ज्यादा 4,53,000 रुपया अच्छा पैसा है ना। बोला ठीक है, अगर इतना नहीं कमा सकता है तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अगर इतना होगी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 37,000 होगी, तो वो विकासशील होगा। एक पैमाना बना दिया था 2006 में ही। मगर भारत की उस समय कितनी आई थी 2004 में, 28,000 थी। ये डाटा याद कर लीजिएगा। अब कुछ वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बता देते हैं, ये क्या चीज़ है।
ये क्या है बोले, अभी बोले थे अंतरराष्ट्रीय बैंक है, एक तरह से नाम ही देखे ना, वर्ल्ड बैंक मतलब दुनिया का बैंक, इंटरनेशनल बैंक है ये। देश को कर्जा देती है, लोन लेती है सरकार जाकर इससे, भारत सरकार भी इससे कर्जा लेती है। ये क्या करती है, जो विकासशील देश होता है ना उसको आर्थिक विकास के लिए मतलब रोड सड़क सब चीज बनाने के लिए लोन देती है। गरीबी हटाने के लिए, गरीबी कैसे हटेगा, देश में फैक्ट्री आएगी, आदमी काम करेगा, पैसा कमाएगा, गरीबी अपने दूर हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था बढ़िया कर देगा, गरीबी अपने दूर हो जाएगी। बुनियादी ढांचे, इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए क्या करती है, ऋण देती है, लोन देती है, तकनीकी सहायता भी देती है। जैसे रोड बनाना है, इसके पास जाएगी ना सरकार, तो ये रोड बनने वाला पैसा भी देगा और इंजीनियर भी देगा कि रोड कैसे बनेगा, कौन मटेरियल देगा तो बढ़िया होगा, है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। किसकी, वर्ल्ड बैंक की। किसकी स्थापना हुई थी 1944 में, वर्ल्ड बैंक की। इसके बारे में बता रहे हैं, ये एडवांस जानकारी दे रहे हैं, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे पढ़िएगा तो ये सब जानकारी रहेगा, कहीं भी बोलिएगा ने तो आपको कहेगा कि हाँ बच्चा पढ़े है, पढ़ता है, बढ़िया नॉलेज है इसके पास। इसका मुख्यालय पीछे बता देते कहाँ है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। किसका, वर्ल्ड बैंक का। इसकी क्या, 2 शाखा है। इसकी कितनी शाखा है, 2 भाग है। कौन कौन, एगो है IBRD, कौन है एगो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक शाखा का नाम क्या है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। मतलब जैसे कहीं भूकंप आ गया, सुखाड़ आ गया, तो वो सब जाएगा इसके पास, तो क्या करेगा, पैसा दे देगी कि फिर से भूकंप आया है, घर गिर गया है, रोड खराब हो गई है, रेलवे लाइन खराब हो गई, तो पैसा फिर से देगी, फिर से बना लो। इसका दूसरा शाखा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी लोन ही देती है देश को, दोनों लोन ही देती है। खाली कैसे SBI कितना ब्रांच हर जगह फैल गया, एगो कैसे ग्रामीण बैंक हो गया, है बैंक ही, मगर एक कैसे हो गया ग्रामीण बैंक, मतलब वो गांव के लोन देगा, एक हो गया शहर के लोन देगा। बैंक में जाते तो जानते हैं 2 तरह से व्यवहार होता है आदमी के साथ, गरीब के साथ अलग, अमीर के साथ अलग। अमीर वाला बैंक में घुसते के साथ देखेगा उसको सर 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 शुरू कर देगा, और बेचारा जो गरीब है वो जाएगा बैंक में, देखेगा उसके साथ व्यवहार कैसा करेगा, लाइन में लगिए, सब डॉक्यूमेंट दिखाइए। वही कोई अरबपति चल जाएगा बैंक में, देखेगा उसके लिए चाय नाश्ता कुर्सी सब तैयार कर देगा बेचारा वही बैंक वाला, और आप जाइएगा तो पूछबो नहीं करेगा, कहेगा लाइन में लगो सीधे। लाइन में लगते लगते टाइम हो जाएगा, 2-1 बज जाएगा, तो बोलेगा अब लंच के बाद आना। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। इसकी मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में, वर्ल्ड बैंक का। क्योंकि वर्ल्ड बैंक पीछे दिया हुआ था, उसके बारे में डिटेल नहीं था, तो वो डिटेल दे दिए हैं ताकि आपको जानकारी नॉलेज बढ़े। इसके 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एगो IBRD और एक ठो IDA। देखिए 2025 में भारत भी क्या है, शिक्षा लगी, किसके लिए, एडुकेशन के पर्पज से, ऊर्जा एनर्जी बनाने के लिए, कहीं सौर प्लेट लगाना हो, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए पैसा देता है। और शहरी विकास के लिए, हाल सुने होंगे कि मोदी जी सरकार स्मार्ट सिटी चलाए थे ना, उसके मिशन के लिए वो सब लेके पैसा लिए होंगे। कई परिजन क्या है इसके लिए, सहायता, सहायता मतलब क्या, लोन लेती है सरकार, सरकार भी क्या है लोन लेती है। तो यही सब बैंक है जो बड़ा बड़ा बैंक होती है, देश को लोन देते हैं। सोचिए इसके पास कितना पैसा होगा। आशा करते होंगे अच्छे समझ में आया होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। फिर से एक बार बताते हैं, ये एक अंतरराष्ट्रीय बैंक है जो क्या है, देश के आर्थिक विकास, गरीबी दूर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करती है, देश को लोन देती है। इसके वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC, अमेरिका का राजधानी में है। इसके 2 प्रमुख शाखा है जो मिलकर वर्ल्ड बैंक बनती है, एक है IBRD और एक है IDA। भारत भी क्या इसका एक हिस्सेदार है, भारत भी क्या इस बैंक में कुछ पैसा दे के रख ले है, कुछ शेयर ले ले है भारत भी वर्ल्ड बैंक में। और एक IMF है। भारत भी 2025 में क्या इससे कुछ लोन लिया था, शिक्षा लगी, ऊर्जा लगी, बहुत सा क्षेत्र में काम करने के लिए। तो आगे चलते हैं, यही देखिए जो देख रहे हैं ना,
पंजाबी आदमी, इनका नाम है अजय बांगा। ये क्या है, इसके 14वें प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक के हेड हैं ये। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के अभी हेड हैं। कौन? 14वें, 14th। ठीक, ये सब जो बताया भी याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, मगर नॉलेज के लिए बढ़िया है। ये अजय बांगा क्या है, वर्ल्ड बैंक के हेड हैं ये। इन्हीं के नेतृत्व में भी वर्ल्ड बैंक काम करता है। कुछ राज्यों में देखिएगा, अध्ययन करके पता चलता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है, पीछे भी मैप में दिखा दिए थे। सब राज्य में क्या है, बिहार है सबसे कम है। जो छोटा छोटा यूनियन टेरिटरी है वो भी बिहार से ज्यादा उसका प्रति व्यक्ति आय है। देख रहे होंगे, जैसे पंजाब का 2003 के डाटा के अनुसार देख रहे हैं ना, कितना है, 26,000 प्रति व्यक्ति आय है। केरल का कितना है, 22,800 है। और बिहार का कितना है, 5700 है। देख रहे हैं, सबसे कम है 2003 में। अभी भी तो कम ही है, 50 से 60,000 के बीच में झूल रहा है। और सब राज्य क्या है, लाख से पार निकल गया। कोई 90,000 भी था, 80,000 भी है, मगर क्या है, बिहार से तो आगे है। तो यहाँ के आदमी क्या है, और बढ़िया शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, शिक्षा में और बदलाव लाना पड़ेगा बिहार में, और बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट, आईआईटी जैसा लाना पड़ेगा। देखते हैं आईआईटी का कितना नाम है, नीट जैसा मेडिकल कॉलेज लाना पड़ेगा बिहार में, ताकि आदमी और अच्छा से पढ़े और अच्छा नॉलेज करे। टेक्नोलॉजी बढ़िया बढ़िया सीखना पड़ेगा आदमी को, स्किल सीखना पड़ेगा, ताकि और अच्छा से मेहनत करके पैसा भाई क्यों देता है कि ज़्यादा किसी को, स्किल के अनुसार नहीं, हुनर के अनुसार पैसा मिलता है। आप जितना अच्छा काम कीजिएगा, अच्छा खोज कीजिएगा, उतना अच्छा पैसा देती है सरकार, कंपनी देती है ना। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर सबसे राज्य में बेचारा की बिहार पिछड़ल है, था कि नहीं, पीछे मैप में दिखाए थे। और राज्य लाखों लाख रुपया कमा रहा है। गोवा तो सबसे ज्यादा निकला था, जबकि देखते कितना छोटा गोवा है। बिहार जैसे मान के चलिए, ये बिहार है ने, तो गोवा इतना गो है, मगर ये है 5 लाख पर, कहीं दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख। अब बिहार है 50,000 पर, 50 से 60,000, 50 से 60,000 के बीच में है, झूल रहा है। आई बोले 5 लाख पार कर गया गोवा, जबकि गोवा क्या है, बिहार के सामने भुट्टी गो है। मगर गोवा के पास क्या है, एक फायदे चीज है कि वो क्या है, समुद्र के किनारे है, तो टूरिज्म भी आती है वहाँ पर। टूरिज्म बिहार में भी है, मगर यहाँ उसको और अच्छा से विकास करना पड़ेगा, लोगों को प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि बिहार में भी आइए घूमिए। तो टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म से भी सरकार को बड़ी फायदा होती है। कोई घूमने आता तो सोचिए, होटल वाला को दिया पैसा, जो टेम्पू रिक्शा ऑटो में घूरेगा, टैक्सी लेगा, उसको पैसा दिया, कोई चीज़ सामान खरीदेगा उसको पैसा दिया, कोई होटल में खाना खाएगा उसको पैसा देगा, जिस होटल में ठहरेगा उसको पैसा देगा हैं। और सरकार आती है, टूरिस्ट क्या, तो सरकार वीजा वीजा का लेती है ना, इतना दिन रहना है तो उसका भी टैक्स देता है। तो टूरिस्ट से फायदा ही फायदा होता है सरकार को। मगर देखिए बिहार की हालत बेचारा प्रति व्यक्ति आय में कितना कमजोर है, सभी राज्य की तुलना में सबसे कम है, सबसे कम है। ये अच्छी बात नहीं है, बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। आगे चलिए, ये देखिए बिहार एक साल में कितना कमा रहा है, पीछे भी दिखाए थे। पटना के एगो जिला तो ठीक है, बाकी सब देखिए, सबसे कम अररिया है, 20,000 प्रति व्यक्ति आए। 2025 के अनुसार बिहार की इनकम कितना थे, 87,800, लगभग $1,000, $1,004, 1,000 मान सकते हैं। अभी 2050 के अनुसार, ये वाला जो 55,000 देख रहे हैं, ये 2021-22 के अनुसार है। ये वाला डाटा कितना है, आज से 4 साल पहले का ये डाटा है। अभी कितना बढ़ के हो गया है, 87,800 रुपया। $1 अभी मतलब 87.8 चल रहा है, उसके अनुसार 87,800 रुपया प्रति व्यक्ति आए, मतलब $1,004 है। अभी 2025 में प्रति व्यक्ति आय कितना है बिहार का, 87,800। और ये वाला जो फिगर दिखा रहे हैं कब का है, 21 से 22 का, तो 2011 में तो और कम होगा, देख ही रहे थे, 31,000 लगभग आपके पास था, 31 से 40,000 के बीच रखिए, 30 से 40,000 के बीच था। ये तो बिहार के लिए कितना खराब की बात है। और राज्य मतलब सोचिए क्या कर रहा है कि वो विकास कर रहा है, बिहार कहीं तो पिछड़ रहा होगा ने, तभी तो इतना पीछे है। इस पर सोचने वाली बात है।
तो आपका आज के लिए क्लास यहीं ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कैसा लगा क्लास बताइए, ठीक ना? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए।